स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनुचा मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन कमर्शियल बैंक। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके अंदर जो एनपीए होता है वो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनपीए का मीनिंग कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन रियल होती क्या है। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन कमर्शियल बैंक। Introduction and meaning of non-performing assets. The main objective of commercial banking operation is to generate profit and contribute to the growth process of the nation. देखिए जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करें और जो हमारी नेशनल एंड जो इनकम है, नेशनल ग्रोथ है, उसमें कंट्रीब्यूशन दें अपना। बैंक्स ऑलवेज ट्राइव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एसेट्स। बैंक ऑलवेज देखते हैं कि वो बैलेंस बनाए रखें लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, उसके एसेट्स के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी लिक्विडिटी है, उसके अंदर ऑलवेज मेंटेन एक बैलेंस बना रहे। Banks give loans to earn profit, but at the same time, sufficient liquidity is maintained so that bank does not run short of cash. देखिए बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे बैंक को कैश भी अपने पास रखना पड़ता है ताकि शॉर्टेज ऑफ कैश ना पड़ जाए। यानी जब कोई बैंक से अपनी पेमेंट लेने आए, अपना कैश विड्रॉ कराने आए जो उन्होंने सेव किया हुआ था, तो बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं रहनी चाहिए। बट देयर आर मैनी एसेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम विच डू नॉट जनरेट एनी इनकम फॉर द बैंक। लेकिन कई सारी एसेट्स ऐसी भी होती हैं बैंक के अंदर जो कोई इनकम जनरेट नहीं करती, जिससे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है बैंक को। सच एसेट्स आर नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उन एसेट्स को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग, यानी कि वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। परफॉर्म मीन्स वो कोई प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फॉर इंस्टेंस, sometime the amount to be received from term loan, overdraft, cash credit account, etc. remains unpaid or remain overdue. लाइक देखिए जो अमाउंट टर्म लोन से मिलना होता है, ओवरड्राफ्ट से, कैश क्रेडिट अकाउंट है, वो अनपेड रहते हैं, ओवर ड्यू रहते हैं। द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कॉर्पोरेट यूनिट्स can also be included in non-performing assets if interest on them is not received regularly. देखिए कोई हमारे बॉन्ड्स हैं, कोई डिबेंचर्स हैं, उनको भी हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ही डाल देंगे जब हमें ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइम से हमें उस पर रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारे को कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा, कुछ इनकम ही नहीं जनरेट कर रहा, तो हमारे लिए तो एनपीए ही कहलाएगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही कहलाएगी। तो देखो, एन एसेट विच सीजेस टू जनरेट इनकम और रिटर्न फॉर द बैंक इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एक ऐसी एसेट जो कोई भी इनकम देना बंद कर देती है बैंक को, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाती है बैंक के लिए। और व्हेन एन एडवांस गिवन बाय बैंक बिकम्स इररिकवरेबल, सच एडवांस इज कॉल्ड एनपी। अगर बैंक ने मान लो किसी को एडवांस दिया था, किसी को लोन दिया था, और वो अब लोन इररिकवरेबल हो गया, लेकिन सामने वाला बंदा भाग गया या फिर नहीं दे रहा है, वो लोन रिकवर नहीं कर रहा है, उसकी जो भी हमने ईएमआई बनाई थी वो ईएमआई नहीं पे कर रहा है, तो वो जो लोन था वो अब एक तरह से हम बैंक के लिए एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस नहीं की जा रही। According to Reserve Bank of India, if interest on advance remain overdue and unpaid for a period fixed under the guidelines, then that asset should be treated as non performing asset. एक टाइम पीरियड बना दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के तक के लिए अगर कोई जो भी एडवांस है वो ओवर ड्यू पड़ा है, उसकी पेमेंट नहीं आ रही है, और एक फिक्स्ड पीरियड तक अनपेड पड़ा है, नहीं दे रहे हैं उसकी पेमेंट, तो वो आरबीआई के अकॉर्डिंग उसे एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग एज एनपीए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2011। देखो किस किस चीज़ को कंसीडर कर दिया गया है एनपीए। फर्स्ट,
Interest and or installment of principal amount remain overdue for a period of more than 90 days from due date of repayment in respect of term loan. अगर कोई टर्म लोन लिया गया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है प्रिंसिपल अमाउंट की, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जिस दिन ड्यू डेट है उसके 90 दिनों के अंदर अंदर अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट नहीं आया है तो हम उसको क्या है एनपीए घोषित कर सकते हैं, उसको एनपीए कंसीडर कर सकते हैं, कर देंगे। मीन्स सेकंड है द अकाउंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। देखिए हमने हमारा अकाउंट को हमने ओवरड्राफ्ट में रखा हुआ है, यानी हमारे बैंक में 10,000 थे, हमने 15,000 रुपये निकाल लिए हैं, ठीक है, तो 5,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक में। तो अगर वो जो ओवरड्राफ्ट है यानी वो 5,000 रुपये हैं वो हमने ड्यू डेट के ओवर ड्यू पड़े 90 दिन तक, 90 दिन से ज़्यादा हो गए तो उसके बाद हम उसे एनपी घोषित कर देंगे। द बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। कोई बिल परचेज किए थे और डिस्काउंट करवाए थे और उसको ओवर ड्यू अभी तक पड़ा है, उसकी पेमेंट नहीं आई है, तो वो 90 डेज तक, उसके बाद ड्यू डेट के बाद 90 डेज तक वेट किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा एनपीए कंसीडर कर दिया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर अकाउंट्स एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिपेमेंट। देखिए कोई भी एक अकाउंट के रिलेशन में बताएं तो कोई भी अमाउंट है वो बहुत टाइम तक ओवर ड्यू पड़ा है एक पीरियड से, तो एक जो पीरियड का 90 डेज़ का पीरियड है उसके बाद जो ड्यू डेट की जो ड्यू डेट के बाद जो 90 डेज़ का पीरियड है उसके बाद उसे एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये एनपीए के अंदर हम इसे डाल देते हैं क्योंकि इससे कोई भी हमारे पास इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो मेन 90 डेज़ का हो गया। आप कोई भी मान लो बिल डिस्काउंट है या फिर कोई ओवरड्राफ्ट का सिस्टम है या फिर कोई टर्म लोन है, उसकी ड्यू डेट होने के बाद प्लस में 90 डेज़ का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर 90 डेज़ के अंदर वो पेमेंट नहीं होती है, आपको इंटरेस्ट या फिर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है या फिर ओवरड्राफ्ट का पैसा है, अगर आपको पेमेंट नहीं हो रही है 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो फिर आप उसको बाद में 90 डेज़ के बाद में आप क्या कर देंगे, उसे एनपीए कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। देखिए फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनपीए को पूरी तरीके से समझने के लिए ना हमने एसेट्स को क्लासीफाई कर दिया है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन फॉर ऑफ बैंक्स। आरबीआई हैज़ डिफाइंड द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। आरबीआई ने 4 कैटेगरी में बांटा है एसेट्स को। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एसेट। अब देखिए स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है। देखिए एनपीए को समझने के लिए इन एसेट्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एसेट। These are the assets which do not disclose any problem and do not carry more than normal risk। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस एसेट के अंदर, नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क नहीं है उसके अंदर। दीज इंक्लूड ऑल लोन्स एडवांसेस विच आर नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए। यानी जिसको हम एनपीए के अंदर क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं वो सारे लोन और सारे एडवांसेस वो परफॉर्मिंग एसेट कहलाते हैं। यानी जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके ऊपर टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट आ रही है, जिसकी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्या कहलाएंगे, परफॉर्मिंग एसेट। और जो परफॉर्मिंग एसेट है उनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट। यानी उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, हाई है, उनका इंटरेस्ट भी आ रहा है, उनकी इंस्टॉलमेंट भी आ रही है। ठीक है, अब आगे हैं सेकंड सब स्टैंडर्ड assets। These are the assets which have been classified as NPA for a period not exceeding 12 month। यानी कि इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एनपीए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर, लेकिन उसका पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा, मतलब क्लासीफाई करने का। Such assets have well-defined credit weakness and are characterized by some possibility of loss। इन जो एसेट्स को हम क्रेडिट बोल सकते हैं कि इनका जो क्रेडिट प्रोवाइड कर मतलब क्रेडिट देने का जो है वो क्रेडिट वीकनेस है, उसका मनी वीकनेस है इस एसेट्स के अंदर। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सम पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और कुछ
लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है लॉस की। इफ़ द डेफिशिएंसी आर नॉट करेक्टेड, अगर जो इसमें जो कमियां हैं उसको करेक्ट नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। तो वो आ गई सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है। डाउटफुल एसेट्स, these are the assets which have remained NPA for a period exceeding 12 months and their recovery is highly doubtful on the basis of existing facts and condition। ये वो एसेट हैं जिनको NPA 12 मंथ से ज़्यादा के लिए कंसीडर कर दिया गया और जिनकी रिकवरी जो है वो डाउटफुल है, पता नहीं इनकी रिकवरी होएगी या नहीं होएगी। और कुछ जो भी फैक्ट्स, तथ्य, कंडीशन जो बता रही हैं वो यही कह रही हैं कि शायद इनकी जो भी जो रिकवरी है वो बहुत ही मुश्किल से होगी। तो ये कहलाती हैं डाउटफुल एसेट। अभी डाउट है हमें कि भाई पता नहीं रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आगे है लॉस एसेट्स। These are the assets where the loss has been identified by the bank but the amount has not been written off wholly or partly। ये वो एसेट हैं जिसको बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें लॉस हो गया हमें, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया लॉस हमें, बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटन ऑफ, लेकिन जो अमाउंट है जितने का लॉस हुआ है उसको पार्टली या प्रॉपर पूरी तरीके से उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है। इन दिस कैटेगरी द फॉलोइंग एनपीएस आर इंक्लूडेड। देखो कौन कौन सी एनपीएस के अंदर इंक्लूड होती है लॉस वाले में। बोरोवर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, जिसने पैसा लिया था वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो भाई नॉर्मल सी बात है, कोई पैसा नहीं आएगा, डूब गए पैसे आपके, लॉस हो गया। और दूसरा है बोरोवर्स आर नॉट ट्रेसेबल, भाग गया भाई लेके, जिसने पैसा लिया था उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, आप कहीं चला गया, आप कहाँ से लेके आए पैसा, ठीक है। सी है फिक्शियस एंड बेनामी लोन्स, काल्पनिक लोन्स, बेनामी, किसका नाम नहीं ऐसे लोन लिए गए हैं तो उसका किसको पकड़े भाई, उसके नाम पे, ठीक है। लोन्स ड्यू फ्रॉम लिक्विडेटेड सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटी जो लिक्विडेट हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, उनके जो लोन ड्यू पड़े हैं तो अब किससे लें, वो सोसाइटी बंद हो गई, अब किससे ले वो लोन वापस। आगे है लोन लाइबिलिटी इज डिस्प्यूटेड, और जो लोन की जो लाइबिलिटी थी, मान लो एक पार्टनर्स ने मिलके लोन लिया था, अब उनकी लाइबिलिटी ही डिस्प्यूट हो रही है कि तू भर और तू भर, तो अब कौन भरेगा उसको। तो ये सारी जो हैं वो लॉस एसेट्स कहलाती हैं, यानी जिसके ऊपर काफ़ी सारा लॉस हो चुका है। अब इसको या बैंक ने उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया कि भाई लॉस तो हो गया है, लेकिन अभी उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया है, तो ये सारी एसेट्स कहलाएंगी लॉस एसेट। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या कवर किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं और आरबीआई ने कौन कौन सी गाइडलाइन दी हुई हैं, कौन कौन से भाई कितने टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड बाद किसी एसेट्स को हम एनपीए घोषित कर सकते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि एसेट्स को क्लासिफाई कितने पार्ट में किया हुआ है एनपीए को समझने के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा एनपीए वाला कि एनपीए क्या होता है। और अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपके काम आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। And don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you, students.